और देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सिरोही पुलिस लाइन में पुलिस वालों ने जमकर होली खेली। 24 घंटे की ड्यूटी के बाद आज पुलिस वालों ने होली खेली और रंग गुलाल से रंगे नजर आए। पुलिस लाइन में जिला कलेक्टर और एसपी भी होली मनाने के लिए पहुंचे। वहां पर मारवाड़ी गानों पर सिरोही एसपी ने जमकर डांस किया। अब देखिए, देखने वाली बात यह है कि नियम के पालना करवाने वाले ही अगर नियम तोड़ रहे हैं तो आम लोगों का क्या ही होगा। खुलेआम पुलिस लाइन में ही शराब पीकर पार्टी मनाना, यह कैसी होली है? इससे समाज को गलत संदेश जा रहा है। वहां पर पुलिस महकमे के ही अधिकारी, आला अधिकारी मौजूद रहे और उनकी नजरों के सामने ही यह सारा काम चलता रहा, तो जाहिर है पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होंगे ही। ये देखिए आप तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। बियर, विस्की, रम जो चाहिए अवेलेबल था। पुलिसकर्मी ही जाम छलकाते जश्न मनाते नजर आए। होली के दिन अमूमन वाइन शॉप्स को क्लोज रखा जाता है ताकि हुड़दंग ना हो, और यह इंश्योर करती है पुलिस। लेकिन जैसे ही पुलिस को जश्न मनाने का मौका मिला, रंग में भंग किस तरह से पड़ा वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रतीक, बहुत सिंपल सी बात है, होली के दिन वाइन शॉप्स को इसलिए बंद रखा जाता है ताकि हुड़दंगी हुड़दंग ना कर पाए, लेकिन अब इन्हें कौन समझाए? जी स्वप्निल, बिल्कुल बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखा जाए तो सिरोही में पुलिस लाइन में जो है आज पुलिस वालों की होली खेली जा रही थी, लेकिन उस होली के बीच में जिला कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार, सब जिला प्रशासन का अमूमन आला कमान कई मौजूद थे। लेकिन देखा जाए तो उन्हीं पुलिस लाइन में कुछ सिपाही जो है शराब की पार्टी करते हुए साफ तौर से उस कैमरे के सामने नजर आ रहे हैं और वहां पर ही नाचते हुड़दंग करते हुए हैं, जो वाइन भी पीते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब पुलिस की अब मनमानी साफ तौर से खुलकर सामने आ रही है कि आखिर में आम लोगों के लिए शराब बंद है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की हर धर्मिशा ऐसी है कि खुद यानी कि शराब पीकर जो है यहाँ पर उड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं यहाँ पर जाम छलकाते हुए भी यानी कि इस कैमरे में नजर आ रहे हैं। लेकिन इस मामले को लेकर जब सिरोही एसपी से बात करनी चाहिए तो एसपी भी इस पर टालम टोल करते हुए नजर आए और एसपी ने इस मामले पर पूरी अनभिज्ञता जताई है। स्वप्निल जी, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां कर रही हैं। प्रतीक, सवाल आपसे यह है कि गंभीर बात ज्यादा क्या है? गंभीर बात यह है कि इन लोगों ने शराब पी, या ये कि वहां मौजूद किसी ने भी उन कुछ को रोकने की कोशिश नहीं की? जी स्वप्निल, बिल्कुल यानी कि निकल के सामने आ रहा है कि यहाँ पर शराब पार्टी करते हुए पूरा आला कमान अगर मौजूद है तो फिर इनको किसकी सह है जो खुलेआम पुलिस लाइन में ये डीजे के ऊपर नाच गाते हुए शराब पी के नजर आ रहे हैं। अगर इनके ऊपर एक कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आम आदमी कहां पर जाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये निकल के सामने आ रहा है। लेकिन एसपी भी इस मामले को लेकर अनभिज्ञता बता रहे हैं और इस पर कोई कहने से हुए टालम टोल करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये थाना परिसर में ये सब चल रहा है। मतलब प्रतीक, आप खुद सोचकर देखिए, पुलिस लाइन में आला अधिकारी मौजूद हैं और आप वो जगह जो कि आपका खुद का परिसर है, जहां पर इस तरह की चीजें तो आम दिनों में वैसे भी नहीं होना चाहिए। हम ये भी नहीं कह सकते कि होली की खुमारी में डूबकर गलती कर बैठे। अरे भाई, अंदर उस प्रीमाइस में तो ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, यानी कि सरकारी महकमा है, सरकारी प्लेस है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है बेखौफ हो रुके हैं। यहाँ पर नशे में इतने चूर थे कि इनको कोई इनका वीडियो उतार रहा है, इनको कुछ मालूम भी नहीं है और आला कमान भी इस पर कोई नजर नहीं दिए होते। इससे साफ तौर से नजर आ रहा है कि यानी कि पुलिस की यानी कि दबंगई माने या फिर इनकी हर धर्मिता यानी कि खुलकर सामने आ रही है। शुक्रिया प्रतीक, आप नजर बनाए रखें। आपने शहरों में कचरे के ढेर जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी विधानसभा के पास कचरे के ढेर देखे हैं? नहीं तो देखिए, राजस्थान विधानसभा आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहां तमाम कानून बनते हैं, सरकार बैठती है, विपक्ष बैठता है और बाहर क्या स्थिति है आपकी टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा ग्रेटर नगर निगम के तहत आती है, जिसकी मेयर सौम्या गुर्जर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब विधानसभा के बाहर ही कचरे का ढेर है तो शहर की सफाई की बात करना बेमानी है। ये कचरे के ढेर विधानसभा के पीछे और विधानसभा के गेट नंबर 4 पर है। ये तस्वीरें स्वच्छ शहर के संकल्प की पोल खोल रही है।
राजस्थान विधानसभा की दीवार के पास खड़ा हूँ। राजस्थान विधानसभा जहाँ पर सरकार बैठती है, विपक्ष बैठता है, तमाम कानून यहाँ पर बनते हैं और स्वच्छता और सफाई को लेकर तमाम गाइडलाइंस यहाँ से जारी होती है। लेकिन उस विधानसभा का हाल आपको दिखाता है। ये मेरे पीछे विधानसभा है और ये विधानसभा की दीवार जो है वो कचरे का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस विधानसभा में स्वच्छता को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी होती है, कानून बनाए जाते हैं, उस विधानसभा की दीवार के ठीक नीचे कचरे का अंबार लगा हुआ है। केवल इसी दीवार के नीचे नहीं बल्कि विधानसभा के ऊपर चार की तरफ भी जाएंगे तो वहां पर भी कचरे का ढेर लगा हुआ है। अब जो राजस्थान विधानसभा है वो ग्रेटर नगर निगम के तहत आती है। ग्रेटर नगर निगम की मेयर का नाम सोम्या गुर्जर है। और अब जब राजस्थान विधानसभा की तस्वीरें ऐसी हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी शहर के अंदर कचरे की स्थिति क्या होगी। और ये राजधानी है, राजधानी की तस्वीरें अगर इस तरीके से सामने आ रही हैं तो दूसरे छोटे शहरों का क्या हाल होगा, इन तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कैमरामैन बलबीर के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर और सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर क्यों जयपुर की रैंकिंग खराब आती है देश भर के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग में। गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस एक बार फिर मजबूती से उठ खड़ी होगी। जो कुछ भी गलतियां हैं उनसे सीख लेंगे और आने वाली चुनौतियों से मुकाबला कर कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि पंजाब की स्थितियां अलग थीं, वहां पर आप मुख्य विपक्षी पार्टी में से एक थी, लेकिन गुजरात में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 5 राज्यों के अभी चुनाव नतीजे आए, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे कांग्रेस के लिहाज से। अब गुजरात में चुनाव होने वाले हैं इसी साल के अंत में। किस तरीके से देखते हैं गुजरात में किस तरह की स्थिति कांग्रेस की? देखिए, वैसे तो हर राज्य की राजनीतिक परिस्थिति अलग अलग होती है। गुजरात की अलग परिस्थिति है। पिछली बार 2017 में जब गुजरात के चुनाव हुए, ठीक उससे पहले उत्तराखंड में हम हारे थे, उत्तर प्रदेश में हम हारे थे, उसके बाद गुजरात का चुनाव हुआ और गुजरात के चुनाव में हम करीब करीब सत्ता के पास पहुंच गए थे। तो इन राज्यों के चुनाव परिणाम में थोड़ी बहुत मायूसी आती है, लेकिन पिछली बार का जो उदाहरण है वो ये बताता है कि गुजरात की राजनीति अलग है। आज वहाँ इश्यूज़ अलग है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का 27 साल से कुशासन गुजरात की जनता झेल रही है। वहाँ कोविड मिसमैनेजमेंट हुआ है, लाखों लोगों ने दम तोड़ा है। वहाँ ड्रग की तस्करी आम बात हो गई है, हज़ारों करोड़ रुपए की ड्रग की तस्करी हो रही है। वहाँ पे कानून और व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ हालात किसानों की इतनी बदतर हो रही है कि आप चाहे GIDC हो चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, वो सारे करप्शन का अड्डा बन चुके हैं। तो किसानों की ज़मीनें ख़राब हो रही है, वहाँ नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है, वहाँ एनवायरनमेंट प्रदूषित हो रहा है। बहुत सारे इश्यूज है। आदिवासियों का अलग इशू है। जो डैम बनाने के फैसले इन्होंने किए उसमें आदिवासियों की ज़मीनें जा रही है, वो आंदोलन कर रहे हैं। तो गुजरात के हालात की तुलना उत्तराखंड और यूपी से नहीं की जा सकती। और मेरा दावा है कि इस बार 125 से ज़्यादा सीट जीत के हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लेकिन सर, जिस तरह की स्थितियां चल रही है उसमें पार्टी को एकजुट रख पाना बड़ी चुनौती अभी कांग्रेस के लिए है। जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है, एक के बाद एक राज्य कांग्रेस खोते जा रही है। देखिए, चिंता की बात तो है, और जब कांग्रेस ऐसी परिस्थिति में आती है तो ये सब बातें उठती है। लेकिन मैंने कांग्रेस का इतिहास देखा है, हर तकलीफ़ के बाद में कांग्रेस ताकत के साथ उभर के आई है। जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं उन गलतियों से हम सीखते हुए कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे और आने वाली चुनौतियों का डट के मुकाबला करेंगे। क्योंकि अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र के मायने नहीं है। आज देश को ज़रूरत है मजबूत विपक्ष की, और मजबूत विपक्ष का दायित्व अगर कोई निभा सकता है देश में तो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, जो दमखम के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियों के खिलाफ समय समय पे बात करते हैं अपनी। और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के लिए कांग्रेस पार्टी का सर्वाइवल भी जरूरी है और वो सर्वाइव करेगी।
इस बार सर चुनौती इसलिए भी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि पंजाब में जो है वो हमने देखा कि आप जो है वो सत्ता में आई, तो क्या दूसरे राज्यों में आप उसका वजूद बढ़ता हुआ देखते हैं या पंजाब की परिस्थितियाँ अलग और दूसरे राज्यों की अलग भी? मैंने आपको कहा कि पंजाब की परिस्थिति अलग है। पंजाब में ये प्रमुख विपक्षी पार्टी थे, इनके कुछ सांसद भी जीते हुए थे और कई सालों से पंजाब में ये काम कर रहे हैं। ये तो गोवा में भी गए थे ना, ये तो उत्तराखंड भी गए थे ना अभी चुनाव में, ये यूपी में भी गए थे, वहाँ क्या हुआ? तो ये गुजरात में भी आएंगे और चले जाएंगे। गुजरात में मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहने वाला है। कैमरामैन बलबीर सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने गुजरात कांग्रेस में टूट की आशंका जताई है। उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में गुजरात इलेक्शन 2022 को लेकर उन्होंने ये आशंका जताई कि कांग्रेस में गुजरात में टूट हो सकती है। अब इस पर राजनीतिक घमासान चल रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी कांग्रेस के 10 विधायकों पर डोरे डाल रही है, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, हैशटैग गुजरात इलेक्शंस 2022। और उन्होंने चेताया है आलाकमान को, राहुल और प्रियंका को भी इस ट्वीट में टैग किया है। बाकी तो पूरी राजनीति ही इस कुकृत्य पर है। इन्होंने किस तरह से चुनी हुई सरकारें अपने काले धन के बल पर गिराई है, कौन नहीं जानता ये। और अब हम गुजरात की सीमा पर बैठे हुए हैं, कई जानकारी हमको मिलती रहती है। मैंने गुजरात के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उनको 1 महीने पहले विधानसभा में बता दिया था और मैं चाहता हूं कि नुकसान न हो, पार्टी सतर्क रहे। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी विचारधारा के खिलाफ सब एकजुट होकर के लड़ें, इसलिए मैंने साउंड किया है। उन्हें तेज करने की जरूरत नहीं है, मजबूती से लोगों के हक में इस जन विरोधी पार्टी का मुकाबला करने की जरूरत है। सांसद सुमेधानंद सरस्वती और बीजेपी के कई कार्यकर्ता सीकर में फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा, जिस तरह से कश्मीर से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की संयुक्त सरकार के वक्त हिंदुओं का पलायन हुआ वो बहुत दुखदाई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये फिल्म सभी लोगों को देखना चाहिए ताकि कश्मीर की सच्चाई पता चले। में हिंदू मैं कहूँगा कि लाखों की संख्या में विस्थापित हुए दिल्ली में और हरियाणा में और पंजाब में। बार बार उनको पुनर्स्थापित करने की बात कही गई, लेकिन सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अब भी कांग्रेस के रेगुलर ट्विटर से ये ट्वीट किया गया कि किसी ने भगाया नहीं, लोग अपने आप भाग करके आए। इस सच्चाई को लोगों को पता लग सके, इसलिए हम ये फिल्म दिखा रहे हैं कि भारत की जनता को पता लगना चाहिए कि हिंदुओं के साथ में क्या क्या अत्याचार। केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत हुआ। 4 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि जनता ने विकास को वोट दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बेहतर काम कर रहा है। आगामी चुनावों में भी बीजेपी की सरकार बनने का उन्होंने दावा किया और साथ ही कश्मीर फाइल्स फिल्म पर भी रिएक्शन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है हमारा सबसे बड़ा नेतृत्व है। 7 सालों में जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चली हैं उन गरीब कल्याणकारी योजनाएं लाभ तक पहुंचा है। योगी जी उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन उत्तराखंड में भी, गोवा में भी और मैं तो मणिपुर जैसे दूरवर्ती राज्यों में था। उन सारे विषयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गरीब कल्याणकारी योजनाएं चली हैं उसके प्रति लोगों ने समर्थन दिया है। देश की जनता अब विकास की राजनीति को मानने लगी है। देश की जनता ने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को समाप्त करा है। कश्मीर फाइल मूवी उन सब परिस्थितियों को दर्शाती है कि किस प्रकार से कश्मीर को एक अत्याचार का शिकार होना पड़ा। ये सच तथ्य को सामने ला रही है। सच को सबको देखना चाहिए। अलवर के लिए इको टूरिज्म की दृष्टि से भी हो, वहाँ पर जो हमारा टाइगर कंजर्वेशन का प्रोग्राम है उसका भी एक वापस से निरीक्षण का विषय हो, वहाँ के जो स्थानीय लोगों की समस्या है उनके ऊपर भी बातचीत हो। मेरे मंत्री बनने के बाद एक लंबे समय से विषय पेंडिंग पड़ा हुआ था और मौके पे विजिट करनी थी, तो मैं मौके पे विजिट करके अधिकारियों से और स्थानीय लोगों से बातचीत करके पूरा संज्ञान में विषय लूँगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए।
कोटा में चंबल की नहरों में 5 लोगों के डूबने की घटनाओं से हड़कंप मचा है। गोताखोरों की टीम ने अब तक 4 शव निकाले हैं। एक की तलाश जारी है। और इस बीच जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मुलाकात की, बातचीत की और प्रदेश सरकार को इस मामले में असंवेदनशील ठहराया। और आरएएस को लेकर बड़ी खबर है। माफ कीजिएगा, आरएएस को लेकर बड़ी खबर कुछ ही पलों में आपको बता रहा हूं। इससे पहले आपको ये बता दें कि मामले जो चंबल नदी में जो लोग डूबे हैं उस मामले में स्पीकर ओम बिरला ने मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की, परिजनों से वो मिले और उन्होंने बताया कि देर रात तक किसी भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। उस पर उन्होंने नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री को टैग कर ट्वीट किया था। कल रात को मुझे अचानक जयपुर से पूर्व विधायक जी का टेलीफोन आया कि हमारे रिश्तेदारों का बेटा नहर में डूब गया है। जब मैंने जानकारी प्राप्त की तो वहाँ 3 बच्चे उसी लाइन की नहर पर डूबने की जानकारी मिली। तीनों बहुत गरीब परिवार के लोग थे, अनुसूचित जाति के थे। एक बेरवा था, एक मेघवाल था, एक मीणा जाति का था। जैसे मुझे सूचना मिली मैं मौके पर गया। मैंने मौके पर देखा कि शाम की घटना के बाद भी जिस संवेदनशीलता के साथ प्रशासन को उनकी डेड बॉडी को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब इतनी देर पानी में रहेगा तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो ही जाती है। लेकिन मैंने देखा कि प्रशासन का बड़ा अधिकारी ने इसको कोई गंभीरता से नहीं लिया। 3 बच्चों की मृत्यु होना मेरे लिए बहुत दुखद और पीड़ा है। आरएएस को लेकर बड़ी खबर। 20 और 21 मार्च को आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। सभी संभाग मुख्यालयों पर 2 पालियों में परीक्षा होगी। आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, पुख्ता इंतजाम है। 110 केंद्र प्रदेश भर में बनाए गए हैं जहां करीब 20,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। साथ ही 243 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को भी अस्थायी रूप से परीक्षा में शामिल किया गया है। ये वो हैं जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को निरस्त कर नए सिरे से परिणाम जारी करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर फिलहाल इन अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से परीक्षा में शामिल किया गया है और इनका नतीजा बंद लिफाफे में रखा जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले में अंतिम फैसला नहीं दे देता। भीलवाड़ा में होली के मौके पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मांडल कस्बे में मजदूरों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई, एक युवक की मौत हो गई, कुछ घायल हुए। मांडल पुलिस ने बताया गुड्डा गांव में एक मकान में 8-10 मजदूर रह रहे थे। होली खेलने के बाद शराब पार्टी हुई और इसी दौरान 2 गुट भिड़ गए, लाठी डंडे चले, चाकू से हमला हुआ, एक युवक की जान गई, कुछ घायल हुए। पुलिस ने कुछ को डिटेन भी किया है। प्रतापगढ़ में मौत पर हंगामा हुआ, ग्रामीणों ने पुलिस थाने पर जमकर प्रदर्शन किया। सरपंच की गाड़ी से कुचलने का आरोप उन्होंने लगाया। आरोपी सरपंच की गिरफ्तारी की ये मांग कर रहे हैं। हालांकि घटना के बाद से आरोपी सरपंच फरार है। होली के दिन जिन्होंने पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाई, आज उनकी होली है। आज पुलिस वालों की होली है। होली पर ऑन ड्यूटी आज गुलाल और धमाल। हनुमानगढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, पोखरण की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। Bye.
देखिए जयपुर, दौसा, जोधपुर और उदयपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं किस तरह खाकी ने होली बनाई। और अब अजमेर, कोटा और सीकर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रंग, गुलाल और डीजे की धुन पर जमकर डांस। आज खाकी की होली है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे कई अद्भुत बच्चों से मिले जिन्होंने छोटी उम्र में ही बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए। इस हफ्ते हम मिलेंगे पर्ल कोलवलकर और सिद्धार्थ पिल्ली से। For me, home is where the waves are, as the one thing that gives me the most amount of happiness is sailing. Hello, मेरा नाम है पर्ल कोलवलकर. I'm a national level gold medalist in windsurfing. I also do skiff sailing and kite surfing, and lately I have been pursuing laser sailing. I started off with windsurfing, and that's the thing that actually made me love the sea. Representing India abroad for different events and championships or even in the Olympics is not an easy task, as it requires a lot of effort, hard work, focus. But I am determined to represent India, and I really want to win a gold for my country. Hi, I'm Siddharth Pili. I'm from Hyderabad and I'm currently working as a data scientist. I don't see Siddharth as a 14-year-old. I value his decision making. I value his suggestions. So he's almost like any other team member to me now. We tend to use data to solve problems in the domains. These might include on, let's say, classifying if a person has cancer or not, or trying to understand, let's say, the next few days of the weather prediction, or even also predicting if a traffic jam will be at this certain part of the day. I'm also working as an intern at IIT Hyderabad, and my work here involves of using state-of-the-art deep learning and computer vision models to solve problems in the field of agriculture. Whatever Siddharth has achieved at 14 years of age, it took me years to get there. I wish to make an AI someday that will revolutionize the thinking, the practicality of the way we solve things around the world. Genius, young genius. और अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।